हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित एनसीईआरटी के 1.1 से 1.8 तक के आंकिक प्रश्न किए थे। आज के टॉपिक में हम एनसीईआरटी के 1.9 से 1.14 तक के आंकिक प्रश्न करेंगे। तो लास्ट के 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और आज के टॉपिक के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। तो चैप्टर 1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.9 प्रश्न है, किसी निकाय में 2 आवेश क्रमशः 2 बिंदुओं ए और बी पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो ये कोई 2 आवेश हैं QA और QB, इनका परिमाण दे रखा है और ये जो है बिंदु 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर, 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ x अक्ष और y अक्ष में चली गई दूरियाँ 0 हैं और z अक्ष में चली गई दूरी हमें दे रखी है। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो यहां पर बेटा मध्य बिंदु से बिंदु A की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी परिमाण के रूप में और मध्य बिंदु से बिंदु B की दूरी भी 15 सेंटीमीटर होगी परिमाण में, Z अक्ष की दिशा में। तो यहां पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L कहते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास आ गया, इसको हम 2L का नाम देते हैं। ये हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 मीटर। अब पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है इस निकाय का कुल आवेश निकालिए। तो आवेश अदिश राशि होती है, इस निकाय का हम कुल आवेश निकालेंगे। निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का कुल आवेश जब हम निकालेंगे तो दोनों आवेशों को हम जोड़ देंगे, QA प्लस QB। दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। QA का मान दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और QB की वैल्यू दी है हमें -2.5 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर है? तो यहां पर निकाय का कुल आवेश कितना आ जाएगा बेटा? 0। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो परिणामी आवेश होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर निकाय यानी वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना प्राप्त हो गया? 0। अब हमें इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आप जानते हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आसान प्रश्न है ये। तो यहां से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आपने पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को ले लेते हैं, QA हमने आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है QA इंटू 2L। 2L क्या है? दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी। यहां पर बेटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। QA का मान दिया हमें 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। 2L की वैल्यू हमने यहां लिखी है 0.3। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 3 जा कितना हो जाएगा बेटा? 75। तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 10 की पावर -7। अब यहां पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7.5 इंटू, यहां देखिएगा पॉइंट को हम एक स्थान इधर ले गए, तो पॉइंट को जब हम राइट हैंड पे ले जाते हैं तो पावर में, पॉइंट को जब हम राइट हैंड पे ले जाते हैं तो पावर में माइनस कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 10 की पावर -7 -1 कितना हो जाएगा बेटा? -8। इसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम मीटर।
तो कैलकुलेशन में इसका हम बहुत यूज़ करते हैं। पॉइंट को अगर हम लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं तो जितने स्थान ले जाएंगे उतना पावर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, और राइट में ले जाते हैं पॉइंट को तो हम क्या कर देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे पावर में से। क्लियर है? तो यहाँ पर एक स्थान हम ले गए इधर, तो यहाँ -7 -1 किया तो कितना हो जाएगा बेटा, -8। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। ये देखिएगा, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर यह संरेखित है। तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण के परिमाण की गणना हमें करनी है। तो आसान सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते थे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है बेटा 4 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। अब देखिए, ये कह रहे हैं 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण दे रखा है, तो हम वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं E = 5 × 10⁴। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे थीटा बेटा दिया है 30 डिग्री, थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। अब हमें बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण का परिमाण हमें ज्ञात करना है, इसे टाउ कहते थे हम। तो बल आघूर्ण का परिमाण, बल आघूर्ण का परिमाण, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला हुआ करता था टाउ = PE sin थीटा। ये पिछले टॉपिक में हमने डेरिवेशन किया था, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। टाउ = PE sin थीटा। नहीं याद है तो बेटा फार्मूला याद कर लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। P का मान दिया है 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁴, और साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 4 × 20 × 10⁻⁹ में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, -5। यहाँ से बेटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा और ये 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। फार्मूले और यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। तो हमारे पास बल आघूर्ण आ गया टो = 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। तो एनसीईआरटी के इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण होता है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपको याद होना चाहिए। और किसी वस्तु पर हम अगर आवेश की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा होती है Q = Ne। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर आवेश की मात्रा होगी Q = 5e, यानी उस पर आवेश की मात्रा जो होगी वो 5e होगी। अगर हम बात करें कि दो वस्तुएं हैं, इनको हम आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश आ जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका यूज हम सवाल में करेंगे। तो धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है।
ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात माइनस कूलाम -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतने आवेश के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। अब कह रहे हैं पहले पार्ट में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, और हमें यह भी बताना है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती या द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। तो हम पहले पार्ट को करते हैं। तो यहां पर पहले पार्ट में पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश दे रखा है, Q बराबर 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, तो यहां पर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमारे पास फार्मूला होता बेटा Q बराबर NE से, यहां से n की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो हमारे पास n आ जाएगा Q अपॉन E। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q का मान दे रखा हमें 3 गुणा 10 की घात -7। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता 1.6 गुणा 10 की घात -19। आसान सी कैलकुलेशन है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो आ जाएगा, यह आ जाएगा 30/16 इंटू 10 की पावर -7 -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 19। ठीक है, यहाँ इसे हम 2 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 15/8 इंटू 10 की पावर प्लस का 12। 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1.875 इंटू 10 की पावर 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन बेटा, इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। अब ये पूछा है किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यहां दिया है कि पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश है, यानी पॉलीथीन का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के टुकड़े में जाएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होंगे, स्थानांतरित होंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट में पूछा है बेटा कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। तो ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का हमें द्रव्यमान हमें पता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg होता है। इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। हाँ, अब इसकी गणना कर लेते हैं कि कितना द्रव्यमान जो होगा ऊन से पॉलीथीन में जाने पर कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। ऊन से पॉलीथीन में जाने पर कितने द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है, इसकी गणना हम कर लेते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है me और इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ तो कुल द्रव्यमान कितने हो जाएंगे बेटा, m बराबर nme। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है me है, तो कुल द्रव्यमान कितना स्थानांतरित हुआ इसकी गणना हम कर लेंगे। तो यहां से n की वैल्यू दे रखी है 1.875 इंटू 10 की पावर 12। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दिया और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 17.062 इंटू 10 की पावर -31 में 12 ऐड कर देंगे तो यहां पे आएगा -19। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.7
0.7062। अब देखिए पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं, पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड में ले गए तो इसमें एक जीरो ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास पावर आ जाएगी 10 की पावर -18 kg। शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें दो स्थानों तक तो m आ जाएगा 1.70 इंटू 10 की पावर -18 kg। तो स्थानांतरित कुल द्रव्यमान की गणना हमने कर ली। तो यहाँ बेटा हमें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है और इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो कुल कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ इसकी गणना करने के लिए कुल द्रव्यमान हो जाएगा NMe। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई हमने कर ली तो ये हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इतने द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। तो NCERT के इस अगले प्रश्न में दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दी है। यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, तब इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। और हमें यह दे रखा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्याएं लगभग नगण्य हैं। तो देखिएगा ये मान लेते हैं दो गोले हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है r। ये गोला कोई A है, ये कोई गोला B है और बीच की दूरी r। तो प्रश्न में दिया हुआ है इन गोलों की त्रिज्याएं इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, यानी इन आवेशित गोलों को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। इन दोनों का आवेश का परिमाण दे रखा है Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। ये दोनों के आवेश दे रखे हैं। इनके बीच की दूरी दी है बेटा 50 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर। अब इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो फार्मूला हमारे पास होता है कूलाम के नियम से, आप जानते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर केवल कैलकुलेशन है, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा बेटा 9 × 10⁹ Q1 का मान है हमारे पास 6.5 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू भी इतनी ही है 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन बीच की दूरी का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बीच की दूरी 0.5 है, इसका वर्ग कर देंगे तो 5 5 जा 25 तो हमारे पास आएगा 0.25। यहाँ पर बीच की दूरी का हमने यहाँ वर्ग कर दिया 0.5 है तो इसका वर्ग कर दिया 0.25। अब आप देखिए बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट से हम ये पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ दो स्थानों के बाद पॉइंट, यहाँ एक स्थान, यहाँ एक स्थान। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F बराबर, संख्याओं को एक तरफ लिख देते हैं, इससे कैलकुलेशन में आसानी होती है। 9 × 65 अपॉन हमारे पास है यहाँ पर 25। पावर देख लेते हैं बेटा, -7 ऐड हो जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 14 और 14 में से 9 गया 10⁻⁻5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 380। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 38025 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर है। अब इससे हम डिवाइड कर देते हैं, 25 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1521 इंटू 10⁻⁻5। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.521। अब देखिए पॉइंट यहाँ था, इसको हम इधर ले आए लेफ्ट हैंड पे तो हम 3 जीरो इसमें ऐड कर देंगे 10⁻⁻5 प्लस 3। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा F बराबर 1.521
इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा दोनों आवेशित गोलों के बीच। प्रतिकर्षण बल इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो इतना प्रतिकर्षण बल जो है कार्य करेगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? हाँ जी, ध्यान सुनिएगा। तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दे। तो प्रत्येक गोले पर कोई हम मान लेते हैं नया आवेश आया था Q1 डैश, तो इस पर आवेश दो गुना कर दें, 2Q1 हो गया। Q2 डैश ये हो जाएगा 2Q2 और बीच की दूरी आधी कर दें, यानी R डैश का मान, R डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई R/2। क्लियर है? प्रश्न में कह रहा है दोनों आवेशों को दो गुना कर दें। प्रारंभिक जो आवेश थे दोनों आवेशों को हम दो गुना कर दें और बीच की दूरी आधी कर दें, तब प्रत्येक गोले पर कितना बल कार्य करेगा। तो अब हम नया बल निकाल लेते हैं, F डैश नाम दे देते हैं। नया नाम हमने दे दिया F डैश। तो फार्मूला वही कूलाम के नियम से लगाया, 9 × 10⁻⁹। अब नए आवेश आ गए Q1 डैश, Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 डैश की जगह 2Q1 आ जाएगा, 2Q1 इंटू Q2 डैश की जगह 2Q2 आ जाएगा अपॉन, यहां पे R डैश स्क्वायर करेंगे तो R/2 का वर्ग करेंगे। यहां दूरी है R/2, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा R²/4। क्लियर है? अब देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये 4 अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो हमारे पास आ जाएगा F डैश बराबर 4 × 2 × 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है? यहां देखिएगा हमारे पास जो F था, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसकी जगह F लिखा जा सकता है। यहां से देखिएगा ये F है, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? F। तो इसकी जगह हम F लिख देंगे। तो F डैश बराबर 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ये आ गया F। F की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो F की वैल्यू हमारे पास आई थी 16 × 1.521 × 10⁻²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा F डैश बराबर 24.336 × 10⁻²। -2 इस पे ऑपरेट कर देंगे तो पॉइंट ये आ जाएगा 0.24336। इसको अगर हम दो स्थानों तक लिखें तो हमारे पास आ जाएगा F डैश बराबर 0.24 न्यूटन। यानी अब नई स्थिति में दोनों गोलों के बीच 0.24 न्यूटन का बल कार्य करेगा। सेकंड पार्ट को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि दोनों आवेशित गोलों के आवेशों को दोगुना कर दें और बीच की दूरी आधी कर दें तो कितना बल कार्य करेगा। Q1 डैश हो गया 2Q1, Q2 डैश हो गया 2Q2 और R डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? R/2। तो नया बल हमने निकाला, इसमें वैल्यू पुट कर दी। Q1 डैश की वैल्यू 2Q1, 2Q2, इस दूरी का हमने वर्ग किया तो कितना आ गया? R²/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 2 × 2, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी जगह हम F लिख सकते हैं। इसकी जगह हमने F लिख दिया और F की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये आई थी। तो हमने F का मान रख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई की, -2 है तो 0.2 स्थान खिसक जाएगा, 0.24336। अगर हम इसको दो स्थानों तक लिखें तो 0.24 न्यूटन। क्लियर है?
एनसीईआरटी के इस अगले प्रश्न को करने से पहले हम बेसिक बात को समझ लेते हैं। मान लेते हैं Q1 और Q2 दो आवेशित गोले हैं और आकार में समान हैं। अब अगर इन गोलों को आपस में हम स्पर्श कराते हैं तो इन दोनों गोलों पर आवेश बराबर बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा। इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है। अगर हम इन गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख देते हैं तो दोनों गोले आकार में बराबर हैं, तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो दोनों के आवेश को बराबर करने का तरीका क्या है? दोनों आवेशों को हमने जोड़ा और 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इन पर जो नए आवेश आएंगे तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और इस गोले पर भी नया आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो इस प्रॉपर्टी का यूज जो है हम इस सवाल में करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल में। मान लीजिए कि प्रश्न 1.12 में, जो हमने पिछला प्रश्न किया था, में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है, यानी दोनों के साइज आकार क्या है? बराबर है, तथा इसी साइज का तीसरा अनावेशित गोला, अनावेशित गोले पर आवेश कितना होगा? 0। कोई तीसरा अनावेशित गोला है। पहले तो प्रथम गोले के संपर्क में, पहले हम अनावेशित गोले को गोले A से के संपर्क में लाते हैं और उसके पश्चात उस गोले को हम गोले B के संपर्क में लाते हैं। अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो स्टेप बाय समझते हैं। तो प्रारंभ में QA और QB दोनों आवेश में बराबर हैं, इसे हमने Q मान लिया। ये पिछले प्रश्न में वैल्यू दे रखी थी, तो 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 मीटर। अब गोले A पर आवेश Q है और गोले B पर भी आवेश कितना है? Q है प्रारंभ में। अब एक तीसरा गोला है, इस तीसरे गोले को पहले गोले A से संपर्क में लाते हैं और फिर इसे अलग कर लिया जाता है। तो अनावेशित गोले, अनावेशित तीसरे गोले C को गोले A से स्पर्श कराकर अलग कर देने पर अब देखिए, कोई अनावेशित गोला है जिस पर आवेश कितना है? 0। उसे गोले A से संपर्क में लाया गया, उसके या स्पर्श कराया गया, तो दोनों पर आवेश जो है बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो गोले A पर नया आवेश कितना हो जाएगा? एक नया नाम देते हैं QA डैश, और गोले C पर नया आवेश आ जाएगा QC डैश। दोनों पर आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो तरीका क्या होता था? दोनों आवेशों को हम जोड़ते हैं। A पर आवेश पहले कितना था? Q। C पर आवेश कितना था? 0, और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर दोनों गोलों को संपर्क में लाते हैं तो आवेश दोनों के बराबर हो जाते हैं। बराबर करने का तरीका होता है, दोनों को ऐड करिए और 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो गोला C जो है गोले A के संपर्क में लाकर अलग कर दिया गया है। गोले C पर आवेश कितना है? 0। गोले A पर आवेश है Q। दोनों को हमने ऐड किया और 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यानी अब दोनों गोलों पर आवेश जो हो जाएगा Q/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इस गोले C को, इस पर नया आवेश आ गया Q/2। इस गोले C को जिस पर नया आवेश Q/2 आ गया, इस गोले B से संपर्क में लाया जाता है या स्पर्श कराया जाता है और फिर इसको अलग कर दिया जाता है। तो नई स्थिति क्या प्राप्त होगी? देखिएगा, नई स्थिति क्या प्राप्त होगी बेटा? अब नई स्थिति में यहां पर गोले A पर आवेश नया नाम दिया हमने QA डैश। तो गोले A पर नया आवेश QA डैश का मान कितना आ गया? Q/2। अब गोले B पर पहले आवेश कितना था? Q। अब इस गोले के साथ गोले C को, यानी नई स्थिति QC डैश जो आवेश है, इसको हम संपर्क में लाते हैं। तो इसका आवेश Q है। अब Q/2 को इससे स्पर्श कराते हैं, तो यहां पर जो आवेश हो जाएगा, गोले B पर जो नया आवेश आएगा, गोले B पर नया आवेश, तो QB डैश। अगर हम इस गोले C को
गोले बी से स्पर्श कराएंगे तो इस पर नया आवेश आएगा बेटा। पहले आवेश कितना था इस पे Q, और गोले सी पर नया आवेश कितना आ गया Q/2। इन दोनों को जोड़ा हमने और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। हाँ, इस समझने वाली बात है, ध्यान देंगे। प्रारंभ में दोनों गोलों पर आवेश Q है, एक अनावेशित गोला है C जिस पर आवेश कितना है 0, उसको गोले A से स्पर्श कराया तो दोनों गोलों पर आवेश बराबर बराबर बढ़ गया। तो गोले A पर नया आवेश ये आ गया, गोले C पर नया आवेश, दोनों को हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया Q/2। अब ये जो नया आवेश है QC डैश, इसे हम गोले B से स्पर्श कराते हैं। तो गोले B से स्पर्श कराएंगे तो इन दोनों का आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो गोले C से जब हम गोले B से गोले C को स्पर्श कराते हैं तो गोले B पर नया आवेश आ जाएगा Q + Q/2, दोनों आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 3Q/2, यानी गोले B पर नया आवेश हमारे पास प्राप्त हो गया 3Q/4। ये नया आवेश आ गया गोले B पर। तो यहां पर गोले B पर जो नया आवेश आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 3Q/4। अब इनके बीच की दूरी r है। अब इन दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। यहां बेटा धोखे से Q/C लिख गया है, ये नया आवेश कितना है Q/2 है। ये आवेश हमने निकाला है, कितना है आवेश Q/2, और गोले B पर नया आवेश आ गया हमारे पास 3Q/4। तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है, तो हम कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं। तो F बराबर 9 × 10⁹ QA डैश, नया आवेश है हमारे पास QA डैश, और गोले B पर नया आवेश है हमारे पास QB डैश। बीच की दूरी वही है r²। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। तो हमारे पास आएगा बेटा यहाँ से, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा F बराबर 9 × 10⁹ QA डैश की वैल्यू कितनी है Q/2 इंटू QB डैश की वैल्यू है 3Q/4 अपॉन में r²। अपॉन में कितना है बेटा r²। तो ये r² हमने लिख दिया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा F बराबर, यहां से देखिएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा 3, तो 3/8 को हम बाहर लिख सकते हैं इंटू 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन कितना हो जाएगा बेटा r²। अब इनका मान हम रख देते हैं, इन सब का मान हम रख देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो F बराबर 3/8 इंटू 9 × 10⁹ इंटू Q², Q का मान दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन r² कर लेते हैं। तो r है हमारे पास 0.5, इसका वर्ग करेंगे 0.25। इस तरह की कैलकुलेशन जो हमने पिछले प्रश्न में भी की थी। तो यहाँ देखिए पॉइंट, ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 2 स्थान के बाद पॉइंट है। ये कैलकुलेशन हमने पिछले प्रश्न में भी की थी। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F बराबर 3/8 इंटू 9 × 65 × 65, ये पिछले प्रश्न में भी किया था। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 380 और ये 25 अपॉन 25। यहाँ पावर देख लेते हैं कितनी हो जाएगी, -7 -7 14 हो जाएगा। तो 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -5। क्लियर है।
अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, थोड़ा जगह की कमी है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई बेटा इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f बराबर 114,075 अपॉन यहां पे 25 8 जा कितना हो जाएगा 200 और पावर हमारे पास कितनी -5। ठीक है, अब ये 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे और 2 से इसमें क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे। तो यहां से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 5703.7.5। ये 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -7 न्यूटन। क्लियर है। अब देखिए पॉइंट को हम यहां पर ले जाएंगे 1 2 3 4 स्थान, तो F बराबर इसको हम लिख सकते हैं 5.70375। तो यहां पर 1 2 3 4 हम इसे लेफ्ट हैंड में ले गए पॉइंट को, तो इसमें पावर ऐड हो जाएगी -7 प्लस का 4। तो इसको अगर हम 2 स्थानों तक लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 5.70 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो इतना प्रतिकर्षण बल जो है दोनों आवेशित गोलों के बीच कार्य करेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से आवेश को समझ लेते हैं किस तरह से हमने आवेश लिए थे। ये 2 गोले हैं ए और बी, दोनों पर आवेश की मात्रा समान है। एक तीसरा अनावेशित गोला है जिस पर आवेश कितना है 0। पहले उसे गोले ए से स्पर्श कराया गया और फिर से अलग कर दिया गया। तो स्पर्श करा के जब हम अलग करेंगे तो गोले ए पर नया आवेश और गोले सी पर नया आवेश, दोनों में आवेश बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो इसको बराबर करने का तरीका है गोले ए के आवेश प्लस गोले सी के आवेश को ऐड करते हैं और दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों पे नया आवेश कितना आ गया Q/2। इस गोले ए पर नया आवेश कितना आ गया Q/2। अब इस गोले सी को गोले बी से स्पर्श कराया जाता है और फिर से इसे अलग कर दिया जाता है। अब जब हम गोले सी को गोले बी से स्पर्श कराएंगे तो दोनों पे आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। इस पे आवेश क्या है Q और इस पे आवेश कितना है Q/2। इन दोनों को बराबर करने का तरीका है, दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम गोले सी को गोले बी से स्पर्श करा के अलग करते हैं तो गोले बी पर नया आवेश आ जाएगा। गोले बी और सी पर जो नया आवेश आ जाएगा तो हमें केवल बी से मतलब है, तो हम गोले बी के आवेश को लिख लेते हैं। तो QB डैश बराबर दोनों को हमने ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। एलसीएम लेंगे तो 3Q/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 3Q/4। ठीक है, तो गोले ए पर नया आवेश आ गया Q/2 और गोले बी पर नया आवेश आ गया 3Q/4। ये समझने वाला था, बाकी कैलकुलेशन है इसमें। ये दोनों आवेश हमने लिख दिए, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियम से इन दोनों का मान हम रख देंगे Q/2 3Q/4। तो ये हो जाएगा बेटा 3/8। इसको हमने बाहर लिख दिया और ये वैल्यू रख दी। ये कैलकुलेशन हमने पिछले सवाल में भी की थी, सेम कैलकुलेशन है। इससे इसकी मल्टीप्लाई की हमने तो ये आ गया। ये 2 जीरो ऊपर ले गए, पावर हो गई -7। अब हम पॉइंट यहाँ पर लगा रहे हैं तो 4 स्थान इसमें हमने ऐड कर दिए, तो हमारे पास आ गया F बराबर 5.70 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। क्लियर है। तो NCERT के इस लास्ट प्रश्न में दिए गए चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश सहती अनुपात यानी Q/m अधिकतम होगा। तो एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, 2 प्लेटें, एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है। तो इसके कारण एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। 3 आवेशित कणों के पथ दर्शाए गए हैं। तो इन आवेशित कणों का आवेश जो है चिन्ह सहित हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि कोई धनावेशित कण जो होगा वो ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होगा और ऋणावेशित कण जो होगा वो धनावेशित प्लेट की ओर क्या होगा आकर्षित होगा। तो यहाँ पर कण 1 व 2 धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो इन पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तो कण 1 व 2 पर ऋण आवेश होगा, जबकि जो तीसरा कण है वो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इस पर क्या होगा, धन आवेश होगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। तीनों के आवेश के चिन्ह बताने हैं। तो कण 1 व 2 ऋणावेशित होंगे और कण 3 जो होगा वो धनावेशित होगा। अब यहाँ पूछ रहे हैं किस कण का आवेश सहती अनुपात यानी Q/m का मान अधिक होगा।
तो जिसका विक्षेप अधिक होता है, जिस कण का विक्षेप अधिक होता है उसके लिए Q/m का मान अधिकतम होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। मान लेते हैं कि y अक्ष की दिशा में आवेशित कण का जो विक्षेप है y है और x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी कितनी है, x है। यहाँ पर आवेशित कण का प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। तो यहाँ बेटा प्रारंभिक वेग हम 0 लेंगे और यहाँ पर विक्षेप कितना है, आवेशित कण का विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन, ये हमने मान लिया y। तो गति के द्वितीय समीकरण का यूज करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at²। इसको मैथमेटिकल समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो यहाँ से s की जगह कितना आ जाएगा, विक्षेप है हमारे पास y, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस हाफ, इस त्वरण की जगह फार्मूला आप जानते हैं कि a बराबर F/m होता है, a बराबर F/m। और आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला वैद्युत बल होता है F बराबर QE। तो हम इस a की जगह QE/m लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे बेटा QE/m। अब आप ये भी जानते हैं कि समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा 4। समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा 4, यानी इस समय की जगह हम s/b, और दूरी कितनी है बेटा, x अक्ष में चली गई दूरी हम x मान रहे हैं, तो दूरी कितनी है, x। तो इस t की जगह हम x/b लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा x²/b²। क्लियर है। यहाँ पे हमें Q/m की गणना करनी है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा y = 1/2 x² अपॉन b² और e भी लिख दिया हमने, और Q/m को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नियत है, प्रश्न में दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये आवेशित कण एक समान वेग से गति कर रहा है। तो यहाँ पर ये राशियाँ क्या है, नियत है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y अनुक्रमानुपाती Q/m। तो ऐसा क्यों लिखा हमने, शेष राशियाँ नियत है, शेष राशियाँ नियत है। तो यहां से बेटा देखा हमने कि जिस कण का विक्षेप जितना ज्यादा होगा उस कण के लिए Q/m का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तीसरे कण का विक्षेप सबसे ज्यादा है, तो तीसरे कण के लिए Q/m का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो कण 3 के लिए Q/m का मान अधिकतम होगा, यही प्रश्न में पूछा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस कण का विक्षेप जितना ज़्यादा होता है उस कण के लिए Q/m का मान उतना ही अधिक होता है। ये मैथमेटिकली हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि विक्षेप जितना ज़्यादा होगा Q/m का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम गॉस थ्योरम और वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।